हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हैं तो 6 PM पर हर रोज़ हम दो हिंदू एनालिसिस करते हैं। कल नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न। कम्युनिटी पे मैं शेयर कर दूंगी अपना रीज़न। यहाँ पर हम अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो आज जो है आपका 28 और 29 अप्रैल की जो न्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। आई नो एक और बैकलॉग है हमारा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज नहीं होगा, वो थोड़े दिन में ख़त्म होगा, बट येस आई विल डू द वीडियो। आज हम ये करेंगे 29 अप्रैल। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सबसे पहले तो अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यूज़ में आ रहा है तो उससे दो चीज़ें जो है क्वेश्चन बनता है। एक तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म, दूसरा अब आगे पढ़ेंगे। एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन is preparing to defend the union government's human rights processes at a meeting in Geneva। तो अब यार यहाँ पर ना जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है उसको एक स्टेटस मिला हुआ है एंड वो स्टेटस लूज कर सकता है। उसको ए स्टेटस बोला जाता है, ठीक है। और उससे वोटिंग राइट्स मिलती है एनएचआरसी को, ठीक है ना। वो वोटिंग राइट कहाँ पे मिलती है? यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मिलती है और यूएनजीए बॉडीज में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बॉडीज है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, उसके अंदर। तो अगर ये ए स्टेटस वो लूज आउट कर जाती है तो वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगी। तो ए स्टेटस क्यों लूज आउट कर जाएगी? वो ए स्टेटस इसलिए लूज आउट करिए, क्वेश्चन मार्क डाला गया है एनएचआरसी के। तो यहाँ पे लिखेंगे एनएचआरसी रेटिंग्स वर पुट ऑन होल्ड, वर पुट ऑन होल्ड in 2023 after concerns raised, after concerns were raised on its composition procedure। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन प्रोसीजर मतलब कैसे वो बन रहा है, उसके अंदर कौन टॉप मोस्ट है, चेयरमैन कैसे चुना जा रहा है, और जो मेंबर्स हैं वो कैसे चुने जा रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन से मतलब जो उसके अंदर लोग हैं वो कैसे आ रहे हैं सिस्टम में, उससे प्रॉब्लम थी कॉम्पोजिशन से, ठीक है ना। और उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से थी? प्रेजेंस, उनको प्रॉब्लम थी प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल, प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल, प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल इन ह्यूमन राइट्स, इन ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस पर्सनल प्रेजेंट थे ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन में, उससे प्रॉब्लम थी। तो उनको किस किस चीज़ से प्रॉब्लम थी इसके पॉइंटर्स हम लिख लेते हैं। कंसर्न्स वर रेस्ड, सबसे पहले किससे कंसर्न रेज किया गया था? कॉम्पोजिशन से, ठीक है ना। रेज ऑन इट्स कॉम्पोजिशन प्रोसीजर, कॉम्पोजिशन प्रोसीजर से प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। ए पॉइंट ये बनेगा। बी पॉइंट प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल इन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। थर्ड क्या बनेगा? लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन द कमिटी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो ए स्टेटस है एनएचआरसी की, जो रेटिंग्स है, कौन सी रेटिंग? ए स्टेटस जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया था उसके ऊपर, ठीक है ना। कब? 2023 में। क्यों? उस इन तीन रीजंस की वजह से। रीजंस क्या हुए? ये तीन रीजंस की वजह से कि कॉम्पोजिशन की वजह से कैसे चुने जा रहे हैं लोग, कैसे आ रहे हैं सिस्टम में, उसमें पुलिस पर्सनल है इन्वेस्टिगेशन में, और लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब जो कम्युनिटी कम है किसी एरिया में, जैसे मुस्लिम, सिख्स जो है वो माइनॉरिटी इंडिया में, उनकी रिप्रेजेंटेशन वो कह रहे नहीं है। और जेंडर मतलब मेल फीमेल की रिप्रेजेंटेशन भी कमिटी में ठीक नहीं है, ये बोला गया, ठीक है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये ए स्टेटस रहेगा या नहीं का रहेगा, वो डिफेंड होगा कहाँ पर? जिनीवा में, कि वेदर, ठीक है ना। मीटिंग इन जिनीवा, मीटिंग इन जिनीवा वेयर अ डिसीजन ऑन वेदर India's human rights body will retain its A status is expected to be made,
ठीक है ना। तो जो ए स्टेटस है एनएचआरसी का वो रिटेन होगा या नहीं। अब ए स्टेटस से क्या फायदा होता है, उससे वोटिंग राइट देती है मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बनेगा फोर्थ, वोटिंग। अब यहाँ पे लिखा ही हुआ पॉइंट में, डिसीजन ओवर वेदर एनएचआरसी is given an A or B rating will affect its ability to vote at UN Human Rights Council and some UNGA बॉडीज। ठीक है ना। तो वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं इससे ए स्टेटस से। ठीक है। द मीटिंग ऑफ सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ द यूएन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड विल बी हेल्ड ऑन May 1। जिनीवा के अंदर किसकी मीटिंग है, जिनीवा में कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, इन जिनीवा सब कमिटी ऑन accreditation SCA of UN recognized global alliance of national human rights institutions। ठीक है ना। तो हमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, गानहरी का भी हमको क्वेश्चन आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी हमको याद रखनी है। द हिंदू एज पार्ट ऑफ 5 ईयर पीयर रिव्यू ऑफ ईच मेंबर। ठीक है ना। क्या हो रही है वहाँ पे, 5 ईयर पीयर रिव्यू कि देख रहे हैं कि भाई सबका सही चल रहा है, ह्यूमन राइट्स फॉलो हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही है या नहीं। 114 मेंबर अलाइंस है ये, 114 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो ये लोग वोट करेंगे, ये देखेंगे सारा कि ए स्टेटस देना है एनएचआरसी को या नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है। आगे चलेंगे। वाइल द एनएचआरसी चेयरपर्सन, अब मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म और दूसरी एनएचआरसी का चेयरपर्सन कौन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एनएचआरसी के चेयरमैन कौन है। एनएचआरसी के चेयरमैन जो ह्यूमन राइट्स देखता है इंडिया में कि सही है या नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करी जा सकती है, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। A notable feature of the Reserve Bank of India's latest monetary policy report is whether the अब यहाँ पर जो RBI है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो कह रहे हैं कि वो भी अब जो है वेदर जो शॉक्स है, वेदर चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखने लग गया है। द प्राइमेसी गिवन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट शॉक्स अफेक्टिंग नॉट ओनली फूड इन्फ्लेशन, फूड का जो रेट बढ़ रहा है, फूड की चीज़ों का प्राइजेस बढ़ रहा है, बट ऑल्सो लाइकली हैविंग अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, thereby influencing the economy's financial stability. Natural neutral rate of interest refers to the central bank's monetary policy. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी अब जो है चीज़ें क्या किस चीज़ की बातें करने लग गया, क्लाइमेट चेंज की। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, अगर एक्सट्रीम बारिश हो जाती है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, हीट वेव्स हैं, तो उससे क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी ऐसे राइटिंग वाले हैं वो ये पॉइंट को ध्यान में रखें। आगे चलेंगे। ऑन मार्च 5 बोथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, ऐसे बोट शिप है, ठीक है ना, शिप पे जो है एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, और शिप से ही जो एयरक्राफ्ट है क्या कर सकता है, लैंड भी कर सकता है एयरक्राफ्ट, और शिप से ही एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ भी कर सकता है। राइट। तो इंडिया के पास 2 हैं, ये इंडिया के पास 2 हैं। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है ना। कौन कौन से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक तो है INS विक्रमादित्य, ठीक है ना, और कौन सा है INS विक्रांत। ठीक है। ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर ऑन विच एयरक्राफ्ट कैन
कैन लैंड एंड टेक ऑफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैसिव फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स कहाँ पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स, तो हम लिखेंगे फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगल में आग, फॉरेस्ट फायर्स इन अप्रैल 2024। कौन सी स्टेट में लगी, उत्तराखंड में। यही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट में आग लगी, ठीक है ना। कहाँ पे लगी है, नियर नंदा रेंज, द फायर रीचिंग नंदा रेंज के अराउंड लगी है, बट नहीं, इतना भी हम कर लेना कि उत्तराखंड में आग लगी है, उत्तराखंड के जंगलों में अप्रैल 2024 में आग लगी। ठीक है, इंडिया सेट टू साइन ट्रेड डील विद ओमान, ओमान के साथ इंडिया ट्रेड डील साइन करने वाला है। इससे क्या होगा, इंडिया हैज अग्रीड टू रिड्यूस ड्यूटीज ऑन सम पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर जो ओमान से आएंगे, और ओमान में हम जो ज्वेलरी भेजते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भेजते हैं, वो उस पर थोड़ा जो है कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस कम करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया किसके साथ साइन करने वाला है, इंडिया सेट टू साइन ट्रेड डील विद ओमान। ठीक है ना, इसको कैसे याद करेंगे, ओमान, मैन तो बन ही रहा है, ओ मैन। ठीक है ना, इंडिया ने ओमान के साथ सेट टू, अभी होगी डील साइन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आयुष जो है, ठीक है ना, तो अब जो इंश्योरेंस है उसके अंदर आयुष जो था, पहले क्या था, एलोपैथी, जो हम ये कड़वी दवाइयाँ खाते हैं इनके लिए हमको इंश्योरेंस मिलता था, बट अब आयुष के लिए भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो आयुष ट्रीटमेंट कवरेज इन इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अब ये भी कवर्ड होगी, मतलब जो आयुष ट्रीटमेंट लेगा उसका भी कवर्ड होगा। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष। ए से है आयुर्वेदा, लिखेंगे इसको हम, ए से है आयुर्वेदा, वाई से है योगा, एन से है नेचुरोपैथी, ठीक है, यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा, एंड एच से है होम्योपैथी। ठीक है ना, तो अभी जो अगर कोई ये वाली दवाई भी ले रहा है तो उसका भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। ये न्यू रूल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। ठीक है ना, पहले नहीं कवर्ड था, इसके पैसे नहीं मिलते थे, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स अब किसके पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस वालों को इसके पैसे भी, आयुष के पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये न्यू रूल है। उसके बाद एक क्या न्यू रूल है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2024 आए, तो ये उसी का पार्ट था, ये बाद में रह गई स्लाइड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2024। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें स्पेसिफिक टू हेल्थ इंश्योरेंस न्यू नॉर्म्स, एक तो है कि अब कोई एज बाउंड्री नहीं है, पहले था 65 ईयर्स के बाद वालों को, प्लस वालों को इंश्योरेंस नहीं मिलती थी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली, मान लो आप XYZ कंपनी जो है वो कहते हैं कि आप मुझे 8,000 रुपीज़ पर ईयर दे दो, ठीक है ना, ठीक है, और अगर आप बीमार हुए तो 5 लाख तक का खर्चा या 10 लाख तक का खर्चा, अगर आप बीमार हुए तो हेल्थ का जो है वो मैं पे कर दूंगा। ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसके अंदर कुछ चेंज आए हैं, तो सबसे पहला चेंज जो हम बार बार पढ़ चुके हैं वो एज रिलेटेड चेंज है। किससे रिलेटेड चेंज है, दैट इज एज रिलेटेड चेंज है कि एंट्री एज ऑफ एटलीस्ट अप टू 65 ईयर्स। ठीक है ना, 65 ईयर्स तक ही इंश्योरेंस, मतलब 65 ईयर्स प्लस वालों को इंश्योरेंस नहीं मिलती थी, अब जो है नए रूल्स के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी इंश्योरेंस। ये रूल आया है, आयुष वाला ऐड कर दिया है कि आयुष के ट्रीटमेंट के पैसे भी लोगों को देने पड़ेंगे। दूसरा जो है वेटिंग पीरियड रिड्यूस कर दिया। ये क्या होता है, वेटिंग पीरियड क्या होता है ये बताती हूँ मैं आपको। What this means, waiting period. In reducing the specific waiting period from 4 years to 3 years, what this means is a wait time from the time the policy is purchased to get insurance cover for specified diseases treatments. ठीक है ना, तो कुछ specific diseases के treatments जो होते थे वो आप तब ले सकते थे जब आपकी policy के कुछ years complete हो जाते थे। अब वो जो time period है वो waiting period 4 years से अब 3 years कर दिया है। As per new norms, on completion of the waiting period, diseases treatments will be covered provided the policy has been renewed without any break. The time frame for defining pre-existing diseases has been set up to, तो यहाँ पर हम waiting period का जो reduction time है वो भी नोट कर लेंगे।
ठीक है ना। तो वेटिंग पीरियड रिड्यूस्ड फ्रॉम कौन से कितने ईयर्स से, 4 years to 3 years, फ्रॉम 4 years to 3 years, फ्रॉम 4 years to 3 years। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हाट इज वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड होता क्या है, वेटिंग पीरियड होता है फ्रॉम द टाइम पॉलिसी फ्रॉम द टाइम पॉलिसी इज परचेस्ड टू गेट इंश्योरेंस to get insurance cover for specified ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस। ठीक है ना, कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका जो वेटिंग पीरियड कितना होता है, 3 years कि 4 years होता था, अब 3 years हो गया कि तब आपको उसका कवर मिलेगा बड़ी डिजीजेस का, ऐसा होता था। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। इंडियाज एस वेलावन वन $12,000 बैच ओपन चैलेंजर टूर स्क्वैश। स्क्वैश का कंपटीशन जीता उन्होंने, ठीक है ना। ओपन चैलेंजर टूर स्क्वैश, इंडियाज एस वेलावन वन। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट एशिया। एशिया एज अ कॉन्टिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा था, हमने पहले यूरोप का पढ़ा था कि यूरोप जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता हुआ कॉन्टिनेंट नजर आया, मतलब उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। एशिया हैज़ वार्म्ड फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज। वैसे ग्लोबल एवरेज से अगर हम कंपेयर करें तो एशिया ने वार्म अप हुआ है। एशिया, ये कौन सी बोल रही, क्या कौन बोल रहा है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस 2023। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं एशिया हैज वार्म्ड फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज सिंस 1960। ठीक है ना। अब इसके बाद इट ऑल्सो डेटेड 2023 वॉज द वार्मेस्ट ईयर। ये तो हर कोई बता रहा है हमको कि 2023 क्या था, वार्मेस्ट ईयर था। ये हर रिपोर्ट बोल रही है। इसकी ये कौन सी रिपोर्ट है, दिस इज स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया। ठीक है ना, तो ये बोला जा रहा है। अब इससे ऑन April 22 द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी ओपन इट्स टैली। अब भारतीय जनता पार्टी का एक जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी लोकसभा के अंदर चुन गया। आपको क्या, हाँ अभी तो रिजल्ट्स भी नहीं आए, इलेक्शंस भी नहीं हुए कंप्लीट, यस। तो सूरत के जो ये कैंडिडेट है ये अनअपोज चुने गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम लोकसभा फ्रॉम सूरत for Lok Sabha chosen unopposed, chosen elected, लिख लो, elected unopposed, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, नो कंपटीशन। ठीक है, कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए ही नहीं है। अब ये वो कह रहे हैं कि ये कैसे होता है, ये हमने पहले भी कवर किया था। सबसे पहले तो इनका नाम मुकेश दलाल, क्या नाम है इनका, मुकेश दलाल। ठीक है ना, अब क्योंकि ये दूसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल में तो ये इंपॉर्टेंट है नाम। दिस फॉलोड द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट। कांग्रेस के कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर्स जो थे वो रिजेक्ट हो गए क्योंकि सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रहे थे। जिसने साइन किए वो कहता मैंने किए नहीं है, तो इसी वजह से प्रपोजर जो होता है उसका दिक्कत आया। ठीक है, सेक्शन 53 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डील्स विद द प्रोसीजर इन अनकंटेस्टेड इलेक्शंस। तो यहाँ पे अनकंटेस्टेड इलेक्शंस के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 53 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है ना, अब ये क्या डील करता है, किस चीज से डील करता है, इट डील्स विद प्रोसीजर इन अनकंटेस्टेड
इलेक्शंस, ठीक है ना। किससे डील करता है? प्रोसीजर इन अनकंटेस्टेड इलेक्शंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवाइजोज, इफ द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल फोर्थविथ डिक्लेयर ऑल सच कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू इट, if the number of such candidates is less than the number of seats to be filled, the returning officer RO will declare all such कैंडिडेट, मतलब जो जिसने भी, अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है, अब यहाँ पे एक ही सीट है, जो एक है, एक ही कैंडिडेट है, तो सच कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, तो ये आरओ ने इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया उसको, ठीक है ना, इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। और सेक्शन 33 जो है वो किससे डील करता है? सेक्शन 33 ऑफ आरपीए डील्स विद, ये हमने पहले भी किया है, नॉमिनेशन, ठीक है ना, pertains to presentation of pertains to presentation of nomination papers, ठीक है जी, ओके, ये है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब नोटा की ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। नोटा क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोटा? नोटा इज नन ऑफ द अबव, कि भैया हमको कोई भी नहीं चाहिए, ये जो ऊपर दिए गए ऑप्शंस हैं पॉलिटिशियंस के, हमको कोई भी नहीं अच्छा लगता है। तो नन ऑफ द अबव कैसे आया? नन ऑफ द अबव जो है, इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, हैज बीन अवेलेबल ऑन ईवीएम सिंस, ठीक है ना, क्या अवेलेबल ऑन ईवीएम, अवेलेबल ऑन ईवीएम सिंस 2013, 2013 से, सॉरी 2013। ईवीएम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके अंदर एक ऑप्शन है, यहाँ पर अगर ये ईवीएम है तो यहाँ पर अगर सिंबल दिए हुए, यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक नोटा का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर तुम्हें ऊपर वाला कोई भी नहीं चाहिए तो तुम नोटा दबा दो, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अभी 2013 से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से ऐड हुए, ठीक है ना, एडेड ऑप्शन, एडेड विद द इंटरवेंशन, विद द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से ये काम हमारा बन गया। अब यहाँ पर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस, तो ये सब हुआ, ठीक है। गिविंग राइट टू अ वोटर नॉट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? ये ऑप्शन क्या है? गिविंग राइट टू अ वोटर not to vote for any candidate while protecting his right to secrecy is extremely important in डेमोक्रेसी। अब ये क्यों ऐड करी गई है? ये इसलिए ऐड करी गई है नोटा, कि अगर किसी को भेजा, मान लो किसी पे प्रेशर है कि भाई तूने वोट करने जाना है, अब किसी को पता तो चलता नहीं कि किसको वोट किया, बीजेपी, कांग्रेस, आप, बट अब अगर बटन तो दबाना ही पड़ेगा ना अगर गए हो तो अगर उसको किसी को भी डालना, उसके साथ बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, तो वो नोटा दबा कर आ सकता है, ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने नन ऑफ द अबव किया है, ठीक है, और उसकी राइट भी प्रोटेक्ट हो जाएगी, राइट टू सीक्रेसी, पता भी नहीं चलेगा किसको किया है, पर वो गया था, वोट भी दिया था, ठीक है। तो ऐसे बचने के लिए नोटा बेसिकली ऐड किया गया है, ठीक है। अब जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, यूएसए की यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है। क्यों प्रोटेस्ट चल रही है? प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट चल रही है। व्हाट इज प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट? प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट क्या है? प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट क्या है? व्हाट इज प्रो पैलेस्टीन? तो प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट का मतलब है कि जो ये हमास और
इसराइल की वॉर चल रही है, ठीक है ना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि उसको रोक दो, ये सब चीज़ें। तो प्रोटेस्ट चल रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आ गई है, एस्केलेटेड बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे। वॉर ऑन गाजा बाय ऑक्यूपाइंग यूनिवर्सिटी लॉन्च क्रिएटिंग गाजा सॉलिडेरिटी इन कंपार्टमेंट एट अबाउट द सेम टाइम कोलंबिया यूनिवर्सिटीज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नेमत मिनौच शफीक वॉज अटेंडिंग अ कांग्रेशनल हियरिंग बिफोर द यूएस। तो अब वहाँ पर अब क्या हो रहा है, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट इन यूएसए यूनिवर्सिटीज, यूएसए की यूनिवर्सिटीज में भी और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में भी ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रही है। प्रो पैलेस्टाइन मतलब इन फेवर ऑफ, प्रो पैलेस्टाइन इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन, इन फेवर ऑफ गाजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रही है। अब इसी टाइम पे जो कोलंबिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे ऐसा आएगा यूनिवर्सिटीज, हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। कौन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? नेमत 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 नीमत नीमत नीमैट मीनो उची, ठीक है। ये क्या है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। तो ये वहां पर कांग्रेस में बोल रही थी, उससे पूछा गया कि भैया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है, ये एंटी सेमिटिक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटी सेमिटिक? कौन बता सकता है एंटी सेमिटिक? तो देखो यार, इजराइलीज का जो पूरा इशू है ना वो समझते हैं, इसराइल हमास का। तो जो जूज हैं इसराइल में, कौन रहते हैं? जूज रहते हैं। जूज वही हैं जिनको हिटलर खत्म करना चाहता था, मारना चाहता था। तो जूज जो थे ना, जूज जो थे वो यहाँ पे रहते थे। जो प्रेजेंट डे कंट्री इसराइल है वहीं पर ही रहा करते थे। बट वहाँ पे मल्टीपल अटैक्स हुए, बहुत सारे अटैक्स हुए। तो ये लोग इधर उधर भाग गए, यूरोप में भाग गए, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। अब यूरोप में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, इनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे ये वहाँ पर। अब क्योंकि यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो जो इनके लीडर्स थे ना, उन्होंने कहा, उन्होंने जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी, जियोनिस्ट मूवमेंट, कि हम एक जगह सिर्फ जूस के लिए एक जगह वर्ल्ड में निकालेंगे। तो उन्होंने सोचा जहाँ से हम हैं, जहाँ प्रेजेंट डे इसराइल है, यहाँ से हम यहाँ पे क्यों ना रहे। तो तब यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आ गया था, ठीक है ना। तो ऑटोमन एम्पायर के पास गए, उसको बोला कि भाई तेरे जो डेट है वो हम पे कर देंगे, तो हमको जगह दे दे। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इसराइलीज ने, जूस ने वहां पे जगह खरीदनी स्टार्ट कर दी। हर कोई जो खरीद रहा है वहां पे एक जगह पर, बहुत सारी इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर दी, एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली दे गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इजराइल। तो एंटी सेमिटिक इज एंटी जू, एंटी इजराइल सेंटिमेंट को एंटी सेमिटिक बोलते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट चल रही हैं, यूएसए में बहुत ज्यादा हो गया, यूरोप में भी चली हैं। The appointment of Professor Naima Khatun as first woman Vice Chancellor of Aligarh Muslim University. This is very very important, ठीक है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ का वैसे ही एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या हुआ यहाँ पर, अपॉइंटमेंट ऑफ नाइमा खातून as first vice chancellor of AMU, ठीक है। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ना साइमा के नाम से याद कर सकते हो, साइमा और नाइमा। साइमा बहुत लोगों का नाम होता है, नाइमा एन, खातून तो भाई बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वीसी, वाइस चांसलर, ठीक है। The chief executive of OpenAI, Microsoft and Google are among the members of new federal board created to advise the US on safe and secure development of AI. अब क्वेश्चन क्या बनेगा, किस कंट्री ने सेफ एंड सिक्योर डेवलपमेंट ऑफ एआई के लिए फेडरल बोर्ड बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपन एआई चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ओपन एआई, Microsoft and Google are among the members of a new federal board
created to advise the US on safe and secure development of AI। ठीक है ना, आप सेफ एंड सिक्योर डेवलपमेंट ऑफ एआई कैसे कर सकते हो, वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स और भी मेंबर्स है। कहाँ पे हुआ है ये? यूएस में। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। 6 PM पे अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, मैंने कल का भी करा दिया है और जो भी बचा कुछ होगा वो कंप्लीट तो होगा, बट इज सम फैमिली अर्जेंसी, दैट इज आई एम नॉट एबल टू टीच फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बट अगर हम साथ की साथ वाला भी निपटा लें तो इट वुड बी ग्रेट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपको हमारे वन शॉट्स लेने हैं, MCQs लेने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट लेने हैं तो वो भी आपको सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। loggery.in पर आप विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।